तो कहानी की शुरुआत में दिख पाते हैं कि एक लड़के को उसकी माँ डंडे से मार रही होती है और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि यह लड़का अपने से 7 साल बड़ी एक लड़की से प्यार करता है, जो कि उस लड़की का नाम होता है मुन्नी, जो कि इससे 7 साल बड़ी है। और इस लड़के की माँ इसको पीट पीट के मना करने की कोशिश कर रही होती है कि तुम उस लड़की से प्यार मत करो, तुम उसको भूल जाओ, वो तुमसे 7 साल बड़ी है। लेकिन ये लड़का तो बोल रहा होता है कि नहीं, मैं तो उसी से ही प्यार करूंगा और मैं उसी से ही शादी करूंगा। और उस लड़की मुन्नी की शादी होने वाली होती है। ये लड़का उसके मंगेतर के खाने में चूहे का जहर मिला दिया था ताकि वो हरामी मारे तो इसकी लाइन क्लियर हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो मुन्नी का मंगेतर जिंदा बच जाता है। ये लड़का तो पूरे गुस्से में होता है, इसको जैसे भी करके मुन्नी चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन इसको तो मुन्नी से ही शादी करनी है। और तब इसके वजह से इस लड़के की पूरी तरह से बालों को उतार दिया जाता है, मतलब कि इसका मुंडन किया जाता है। और ये लड़का यहाँ पे देख रहा होता है कि इसका मुंडन किया जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ मुन्नी की शादी हो रही होती है। ये सब देखने के बाद तो ये और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम जान पाते हैं कि ये समय 1952 का है। और रात होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये लड़का और उसकी छोटी बहन एक रिचुअल को देखने के लिए आए होते हैं, जो कि इस रिचुअल पे तो कुछ अजीब व गरीब सा, मतलब कि डरवाना सा डांस चल रहा होता है। लेकिन ये लड़का तो बिल्कुल नहीं डरता। उसके बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों कहीं चल चल के जाने लग जाते हैं। इसकी छोटी बहन को तो बिल्कुल पता नहीं होता कि ये दोनों आखिर जा कहाँ रहे हैं। और तब पूछती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। और तब ये लड़का तो बताता है कि हम दोनों चिट्टूबाड़ी जा रहे हैं। ये लड़की तो चिट्टूबाड़ी नाम सुनते ही पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाती है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर वो दोनों चिट्टूबाड़ी क्यों जा रहे हैं। चिट्टूबाड़ी नाम सुनते ही इसकी बहन के डर के मारे फट के चार ये तो बोलने लग जाती है कि मैं वहाँ पे नहीं जा रही, मैं घर की ओर वापस जा रही हूँ। और तब ये लड़का तो इसकी छोटी बहन को समझा के बताने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, तुम मत डरो, चलो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनने के बाद दोनों चिट्टूबाड़ी की ओर चल चल के जाने लग जाते हैं। इसकी छोटी बहन जा तो रही होती है, लेकिन उसकी तो फटी फाड़ी होती है। और फिर हम देख पाते हैं कि ये दोनों रात के अंधेरे में चिट्टूबाड़ी में पहुंच जाते हैं। चिट्टूबाड़ी जो कि एक जंगल होता है, और जंगल के अंदर एक पेड़ पे एक डेविल का स्टैचू होता है, एक शैतानी स्टैचू होता है। ये लड़का तो बोल रहा होता है कि मुन्नी सिर्फ मेरी है, अगर उसकी शादी होगी तो सिर्फ मेरे साथ ही होगी। यहाँ पे लड़का तो काला जादू करने के लिए आया होता है, ताकि ये काला जादू के जरिए मुन्नी को अपने बस में कर पाए। और इस तंत्र विधि के बाद मुन्नी हमेशा के लिए इस लड़के की हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत इस लड़के से मुन्नी को जुदा नहीं कर पाएगी। उसके बाद ये लड़का तो रिचुअल के लिए अपने मौत लाने के लिए जा रहा होता है और अपने बहन को यहीं पर ही रहने के लिए बोलता है। इसका बड़ा भाई तो जाने के बाद ये लड़की तो यहाँ पे पूरी तरह से अकेली हो जाती है। ये तो पूरी तरह से, मतलब कि पूरी तरह से डरी और घबराई हुई होती है। ये इसका बड़ा भाई को चिल्ला रही होती है। तब हम देख पाते हैं कि इसका बड़ा भाई तो अपने बहन को ही काट के जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है। लड़के के ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इसकी तो फूटी किस्मत, ये खुद ही पैर फिसल के नीचे गिरते हुए पत्थर से टकरा के इसकी हालत पूरी तरह से अधमरा हो जाता है। ये दर्द के मारे तड़पने लग जाता है। और फिर हम देख पाते हैं कि मर जाता है। गांव के कई सारे लोग आने के बाद देख पाते हैं कि ये तो मर गया और इसके शव को जलाया जाता है। और यहाँ पे चिट्टूबाड़ी में देख पाते हैं कि कई सारे पंडित इस पेड़ के सामने आने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद इस पेड़ को धागों से बांधा जाता है। और इसकी माँ तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती है कि ये सारे पंडित इस पेड़ को ऐसे क्यों बांध रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तब यहाँ पे एक आदमी तो बताने लग जाता है कि ऐसे नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। और बताने लग जाता है कि तेरा बेटा मुंडन के 10 दिन पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। जो भी आदमी मुंडन के 10 दिन पहले मर जाता है ना, वो एक ब्रह्म राक्षस बनता है। और तेरा बेटा भी मुंडन के 10 दिन पहले ही मर गया तो वो भी एक ब्रह्म राक्षस बनेगा। और एक ब्रह्म राक्षस को बोलते हैं मुंजा। उसके बाद हम देख पाते हैं कि सीन तो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और हम देख पाते हैं एक लड़के को, जो कि लड़का तो पूरी तरह से डरा और घबराया हुआ दिख रहा होता है। ये कुत्ते से डरा हुआ होता है, लेकिन ये तो जैसे तैसे करके अपने सब्जियों को पकड़ के भागने में कामयाब हो जाता है। और ये सीन है पुणे की, और इस लड़के का नाम होता है बिट्टू। ये घर आने के बाद उसकी माँ को दिख पाते हैं, जो कि इनके घर में एक पार्लर होता है। यहाँ पे घर में बिट्टू की दादी को दिख पाते हैं, जो कि ये तो हंसते मुस्कुराते हुए खाना बना रही होती है। बिट्टू और उसकी दादी दोनों बातें कर रही होते हैं। तब यहाँ पे बिट्टू के बाबा के बातें आ जाते हैं। और बिट्टू तो अपने बाबा को याद करते ही अपने दादी को पूछने लग जाता है कि उसके बाबा आखिर कैसे थे, वो किस तरह के आदमी थे। क्योंकि बिट्टू का बाप तो जब बिट्टू छोटा था तभी उसका बाबा तो चला
साल बसा था। उसके बाद हम देख पाते हैं कि ये तीनों खाना खा रहे होते हैं, तब बाहर तो बेला नाम की एक लड़की आई हुई होती है, जो कि बेला नाम की लड़की तो बिट्टू का एक दोस्त है। ये सुनने के बाद तो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाता है और तब इसकी माँ तो बोलती है कि बेला के साथ एक लड़का आया हुआ है जो कि इसका नाम है कुबा। ये सुनने के बाद तो बिट्टू फिर से मुरझा जाता है और किसी तरह से बेला से नाम मिलने की कोशिश करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पे बेला आने के बाद बिट्टू को चिल्लाती है और बेला बिट्टू को जैसे ही चिल्लाती है वैसे ही इसको तो कुछ होने लग जाता है। इसको तो अजीब व गरीब तरह के विजन्स आने लग जाते हैं, जैसे कि जंगल के अंदर एक पेड़ हो और उस पेड़ पे एक शैतानी मूर्ति हो। उसके बाद हम देख पाते हैं कि ये तो विजन से बाहर आ जाता है और तब हम बेला को देख पाते हैं, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड को भी। फिर यहाँ पे दादी आने के बाद बेला दादी के साथ जैसे ही बातें करने लग जाती है, तब हम देख पाते हैं कि वैसे ही बिट्टू तो जैसे तैसे करके पतली गली से बचते बचाते हुए यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं बिट्टू के फ्रेंड को, जो कि एक वीडियो एडिटर होता है। फिर हम देख पाते हैं कि बिट्टू के फोन पे एक वीडियो कॉल आता है, जो कि उस लड़की का नाम होता है रुक्कू। और रुक्कू तो गांव की लड़की होती है, जो कि रुक्कू की एंगेजमेंट फिक्स हो गई होती है और उसकी एंगेजमेंट में आने के लिए बिट्टू को बोल रही होती है। यहाँ पे बिट्टू अपने दोस्त को एक वीडियो बनाने के लिए बोलता है, जो कि वो वीडियो तो जुम्बा क्लासेस का वीडियो होता है। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि बिट्टू तो बेला को मन ही मन पसंद करता है, लेकिन बेला को बोल नहीं पाता, अप्रोच नहीं कर पाता। और इस तरफ तो ये फिरंगी बेला को इम्प्रेस करने की कोई मौका भी नहीं छोड़ता। ये बेला को जैसे ही रिंग पहना देता है, वैसे ही हम देख पाते हैं कि बिट्टू को तो फिर से वो विजन्स आने लग जाते हैं। विजन्स के अंदर वो जंगल पे एक पेड़ को देख पाता है और पेड़ के पास एक शैतानी मूर्ति को देख पाता है, जो कि इसको तो ऐसा लग रहा होता है कि उस पेड़ पे कोई तो है और इसको फुकार रहा है। और जैसे ही विजन से बाहर आ जाता है, तब वो देख पाता है कि ये तो एक बस के अंदर बैठा हुआ होता है, जो कि उसकी माँ और उसकी दादी तीनों एक साथ एक गांव की ओर जा रहे होते हैं, जो कि उस गांव से दादी है। और गांव पे पहुंचने के बाद यहाँ पे रुक्कू को देख पाते हैं और फिर घर पहुंचने के बाद यहाँ पे रुक्कू के पिताजी को देख पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बल्लू बिट्टू का काका होता है, मतलब कि बल्लू बिट्टू का पिताजी का भाई है। और तब यहाँ पे जान पाते हैं कि बल्लू और बिट्टू की माँ के बीच 36 का आंकड़ा है, इन दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती। फिर हम देख पाते हैं कि ये दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों बातें करते हुए चल चल के जा रहे होते हैं, तब बिट्टू तो चीटू को बाड़ी की ओर देखता है। उसके बाद तो इसको फिर से कुछ होने लग जाता है, इसको वो भयानक डरवाने वाले विजन्स आने लग जाते हैं, जो कि अब की बार तो वो देख पाता है कि एक आदमी उस जंगल के अंदर जाने के बाद वो मर गया और इसको तो ऐसा लगता है कि वो आदमी उसके पापा थे। उसके बाद तो ये दोनों तुरंत मतलब कि तुरंत यहाँ से जाने लग जाते हैं। और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये बिल्लू तो वो चीटू को बाड़ी जगह को बेचना चाह रहा होता है और इसलिए ये उसकी माँ को समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि वो साइन करे, चीटू को बाड़ी जगह को बेचने के लिए साइन करे। लेकिन ये तो बिल्कुल साइन नहीं करती, क्योंकि वो जगह श्रापित है। यहाँ पे बिट्टू आने के बाद बल्लू तो बिट्टू को बताने लग जाता है कि तुम्हारा बाप, और वहाँ पे तो पैर फिसलने की वजह से वो तो समुद्र के अंदर डूब के मर गया। और बल्लू तो बिट्टू के बाप के बारे में बुरा भला बोलने लग जाता है। तब बिट्टू तो गुस्से में आके यहाँ से जाने लग जाता है। गुस्से में रो रो के ये तो चीटू के बड़े जंगल के अंदर आ जाता है, ये जानने के लिए कि उसका बाप आखिर मरा तो कैसे मरा, आखिर वहाँ पे ऐसा क्या है। और ये तो यहाँ पे पेड़ के सामने पहुँचने के बाद ये महसूस कर पाता है कि उसके सामने तो उसके आसपास तो कुछ अलग ही टाइप का वातावरण छाने लग जाता है, माहौल तो कुछ डरवाना सा होने लग जाता है। पर ये तो नहीं डरता। सांस और हिम्मत को बढ़ाने के बाद ये चल चल के पेड़ के सामने की ओर जाने लग जाता है। इसकी तो थोड़ी फाटी होती है और तब ये तो कुछ आवाज़ों को सुनने के बाद इसकी तो पूरी तरह से फट जाती है। और तब ये तो पेड़ के ऊपर एक भूत या क्रिएचर को देख पाता है। इसको देखने के बाद तो ये पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाता है और वो भूत तो इसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि घर के लोग बिट्टू को खोजने में लगे होते हैं। और यहाँ पे बल्लू तो जान पाता है कि बिट्टू तो चिटक बाड़ी की ओर गया है। और ये बात दादी भी सुन लेती है और दादी तो उसके बेटे को बोल रही होती है कि हमें बिट्टू को लाना पड़ेगा, वो चीटू की बाड़ी गया है, तुम्हें तो पता है ना वो जगह कैसा है, तो हमें तुरंत बिट्टू को चीटू की बाड़ी से यहाँ पे लाना होगा। लेकिन ये तो हरामी निकलता है, ये तो बिल्कुल मदद नहीं करता, बातों को घुमा के चला जाता है। और तब देख पाते हैं कि दादी तो घर के अंदर आने के बाद एक छड़ी को निकालती है और लालटेन पकड़ के अकेले ही चीटू की बाड़ी की ओर जाने लग जाती है। ये चल चल के चीटू की बाड़ी के जंगल के अंदर आने के बाद ये एक
राक्षस को दिख पाती है, जो कि दादी तो इसको दादा बोल के पुकारने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम बिट्टू को छोड़ दो, तुम उसको नहीं मार सकते। और इससे हमको ये पता चलता है कि यह राक्षस और कोई नहीं बल्कि वो छोटा लड़का है और ये दादी उस लड़के का छोटी बहन है, जो कि वो लड़का तो मर जाने के बाद एक ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो गया और कई वर्षों से इसी पेड़ के अंदर ही कैद है। और फिर यहाँ पे हम दिख पाते हैं बिट्टू को, जो कि बिट्टू तो एक पेड़ के अंदर फंसा हुआ होता है, जो कि राक्षस बिट्टू को पेड़ के अंदर बुरी तरह से कैद कर दिया होता है। दादी इस राक्षस को बोल रही होती है कि तुम इसको छोड़ दो, लेकिन ये तो बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, ये मेरी मुक्ति का जरिया है। और तब दिख पाते हैं कि दादी तो छड़ी को निकालती है और फिर यह राक्षस तो छड़ी को देखने के बाद इसकी तो पेट गीली। राक्षस भी छड़ी से डर के मारे छुपने लग जाता है, क्योंकि इसी छड़ी से ही उसकी माँ इसको पीटा करती थी। और अब दादी भी पेड़ के सामने आने के बाद बिट्टू को निकालने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। तब ये ब्रह्म राक्षस तो दादी के सामने आ रहा होता है। तब दादी तो इस पेड़ को छड़ी से जैसे ही मारती है वैसे ही उसको भी दर्द होने लग जाता है और फिर दर्द के मारे तो छुपने लग जाता है। दादी तो बिट्टू को निकाल के यहाँ से दोनों जा रहे होते हैं। तब हम दिख पाते हैं कि ये ब्रह्म राक्षस तो बिट्टू के ऊपर पीछे से हमला कर देता है, बिट्टू के पीठ पे बुरी तरह से हमला कर देता है। ये देखने के बाद दादी तो गुस्से में आके ये भी छड़ी से ब्रह्म राक्षस के ऊपर हमला करने लग जाती है और फिर दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जंगल से बाहर निकल आ जाने के बाद दादी बिट्टू को बताने लग जाती है कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो अब कुछ नहीं करने वाला, वो उस पेड़ में कई वर्षों से कैद है। लेकिन बिट्टू तो उस भूत को देखने के बाद इसकी तो फट के चार, ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उस जंगल के अंदर एक पेड़ पे क्या है, वो कौन है, क्या है। उसके सपने आते हैं, इसको तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। तब दादी तो बिट्टू को बताने लग जाती है कि वो मुंजा है, वो मुंजा कभी उसका भाई हुआ करता था, वो मेरा भाई है जो कि मरने के बाद एक ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो गया और ब्रह्म राक्षस को मुंजा बोलते हैं। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो उस पेड़ पे कई सालों से कैद है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता। लेकिन दादी को तो ये बात बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कैद था लेकिन अब आजाद हो गया। बिट्टू वहाँ पे पेड़ के पास जाने के बाद वो ब्रह्म राक्षस अब तो आजाद हो गया और देख पाते हैं कि यहाँ पे वो मुंजा आ जाता है और बिट्टू के पेट पे हमला करने लग जाता है। और दादी तो जैसे ही छड़ी को निकालती है वैसे ही मुंजा गायब हो जाता है, पर मुंजा तो दादी के पीछे से आके दादी को बुरी तरह से मार डालता है। और फिर हम सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तो एक बिट्टू का सपना था, पर सपना खुल जाने के बाद वो जान पाता है कि उसकी दादी तो मर गई। घर वालों को लग रहा होता है कि दादी तो समुंदर में डूब के मर गई, पर बिट्टू को तो ठीक से याद है कि दादी कैसे मरी, वो मुंजा ने दादी को मार दिया। यह सब हो जाने के बाद बालू तो बिट्टू और उसकी माँ के बारे में बुरा भला बोलने लग जाता है, इन दोनों को तो जालिल करने लग जाता है। तब इन दोनों से तो और सहन नहीं होता और दोनों के दोनों तुरंत यहाँ से चले जाते हैं, पुणे अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बिट्टू उसकी दादी के मारने के गम में पूरी तरह से उदास होता है। तब हम देख पाते हैं कि पीछे से मुंजा तो ये बिट्टू के पेड़ के ऊपर हमला कर देता है। इसको दर्द होता है और ये दर्द के मारे तड़पने लग जाता है। तब एक औरत को ऐसा लगता है कि बिट्टू ने इसको छेड़ दिया और इसी के लिए ये औरत तो बिट्टू को सुनाने लग जाती है। और तब बिट्टू तो पीछे जाके बैठ जाता है। बिट्टू पीछे बैठा हुआ होता है, तब इसको तो कुछ आवाजें आने लग जाते हैं जैसे कि इसके साथ कोई बातें करने की कोशिश कर रहा हो। और तब ये तो पीछे मुड़ने के बाद देख पाता है कि ये तो मुंजा है जो कि एक ब्रह्म राक्षस है और ये मुंजा तो बिट्टू के पास आ रहा होता है। ये मुंजा बिट्टू के जितने पास आ रहा होता है उतना ज्यादा ही बिट्टू की डर के मारे फटने लग जाती है। उसके बाद तो मुंजा पीछे से आने के बाद बिट्टू को बोलने लग जाता है कि मुन्नी को ढूंढो। इतना बोलते ही वो गायब हो जाता है। इसको तो मुन्नी की आवाजें आने लग जाते हैं। और फिर सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि ये दोनों पुणे अपने घर पे आ जाते हैं। बिट्टू रात में सोया हुआ होता है, तब वो दिख पाता है मुंजा को, जो कि मुंजा तो इसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो मुंजा तो फिर से इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। वो मुंजा तो इसको दौड़ा के घर के अंदर घुमा के इसको परेशान करने में लगा होता है। और बिट्टू तो देख पाता है कि उसकी माँ तो बाहर फोन में किसी के साथ बातें कर रही होती है। तब वो मुंजा को दिख पाता है, जो कि मुंजा तो उसकी माँ को मारने ही वाला होता है लेकिन नहीं मारता। और फिर से मुंजा बिट्टू को बोलने लग जाता है कि मुन्नी ढूंढो, मतलब कि मुन्नी को ढूंढो, अभी ढूंढो। और तब रात के अंधेरे में बिट्टू मुन्नी को ढूंढने निकल जाता है। इसको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि मुन्नी आखिर कौन है, ये ऐसे ही ढूंढने लग जाता है। बिट्टू जहाँ भी जाता है बिट्टू के साथ ये मुंजा भी बिट्टू के पेड़ पे सवारी करते हुए उसके साथ जाने लग जाता है। और जैसे ही सुबह हो जाता है वैसे ही ये घर पे आने के बाद पूरी तरह से थक हार के सो जाता है। घर के पार्लर पे बच्चे के साथ एक औरत आ जाती है
जो कि बिट्टू तो देख पाता है कि ये मुंजा इस बच्ची को पकड़ के मारने जा रहा होता है। तो बिट्टू तो मुंजा को बच्ची को ना मारने के लिए समझा बुझा के बच्ची को वापस लेके आ जाता है। और जैसे ही रात हो जाती है वैसे ही बिट्टू फिर से निकल जाता है मुन्नी को ढूंढने के लिए। ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम कर रहा होता है, क्योंकि इसको तो बिल्कुल पता नहीं होता कि आखिर मुन्नी कौन है। ये सिर्फ अंधाधुंध ढूंढ रहा होता है। और जैसे ही सुबह हो जाती है वैसे ही ये घर में आने के बाद पूरी तरह से बेड में फ्लैट सीन चेंज होने के बाद इन दोनों को देख पाते हैं, जो कि बिट्टू के दोस्त स्पीलबर्ग को तो ऐसा लग रहा होता है कि बिट्टू तो आजकल नशे करने में लग गया, ये आजकल चरस और गांजा फूकने में लगा है। और तब बिट्टू तो इसको बताने लग जाता है कि उसके साथ तो कुछ अजीब व गरीब सा चीजें हो रहे हैं। उसके पीछे एक राक्षस पड़ा है, जो कि शाम होने के बाद वो राक्षस इसके सामने आ जाता है और किसी मुन्नी को ढूंढने के लिए बोलने लग जाता है। लेकिन स्पीलबर्ग तो इन सब बातों को बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है। और तब बिट्टू तो इसको एक दाग दिखाता है, जो कि वो दाग मुंजा के हाथों का है। लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा होता है। तब तो शाम हो जाता है और जैसे ही शाम हो जाता है वैसे ही मुंजा यहाँ पे आ जाता है और बिट्टू के ऊपर हमला होने के बाद जाके ये विश्वास करने लग जाता है कि मुंजा नाम का कोई राक्षस भी है, जो कि सिर्फ बिट्टू को ही वो मुंजा दिखाई देता है और किसी को नहीं। ये दोनों पेड़ पे बैठे हुए होते हैं मुंजा के इंतजार में। लेकिन स्पीलबर्ग के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जो कि वो आइडिया ये है कि मुंजा के साथ बातें करके ये पूछे कि आखिर उसको चाहिए क्या। उसके बाद तो यहाँ पे मुंजा आने के बाद बोलने लग जाता है कि मुन्नी, मुझे मुन्नी चाहिए, मुझे मुन्नी ला के दो, मुन्नी को ढूंढ के लाओ। ये सब सुनने के बाद तो इन दोनों की डर के मारे हालत खराब और दौड़ दौड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करके छुप जाते हैं। तब ये स्पीलबर्ग तो मुन्नी बदनाम वाली गाना बजा के मुंजा से पूछने लग जाता है कि ये मुन्नी चाहिए क्या। ये सब देखने के बाद तो मुंजा और ज्यादा भड़क जाता है। और फिर सुबह हो जाने के बाद बिट्टू तो दिमाग लगा के सोचने लग जाता है कि वो मुंजा मुन्नी मुन्नी बोलने में लगा है और इसका मतलब ये है कि वो मुंजा जिस लड़की को पसंद करती थी बचपन में, वो लड़की उसके गांव की होगी। तो हमें गांव जाकर पता करने की कोशिश करनी होगी कि आखिर वो मुन्नी कौन है। और तब बिट्टू तो बोलता है कि गांव जाने की जरूरत ही क्या है, रुक्कू को वीडियो कॉल से बातें करते हुए पूछ लेते हैं ना। और रुक्कू से वीडियो कॉल में बातें करते हुए इससे पूछने लग जाते हैं कि गांव में मुन्नी नाम की कोई लड़की थी क्या, तो तुम किसी मुन्नी नाम की लड़की को जानती थी क्या, जो कि अब शायद वो बुढ़ी हो गई होगी। और तब रुक्कू तो बिट्टू को बताने लग जाती है कि उनकी फैमिली तो बहुत सालों पहले इस गांव से चली गई। और फिर रुक्कू को याद आ जाता है कि कुछ फोटोज हैं, जो कि रुक्कू तो बोलती है कि उन फोटोज को व्हाट्सअप कर देगी। और तब रुक्कू तो फोटोज को व्हाट्सअप करने के बाद ये दोनों फोटोज को देखने के बाद जान पाते हैं कि मुन्नी तो हूबहू बेला की तरह दिखाई देती थी। और इन दोनों को पता चलता है कि बेला की दादी माँ ही वो मुन्नी है, जो कि मुन्नी यही है पुणे में। और फिर मुंजा ये सब सुनने के बाद इन दोनों को बोलता है कि अभी जाओ ढूंढने के लिए, मुझे अभी मुन्नी को देखना है। और फिर दोनों तुरंत चले आ जाते हैं मुन्नी के पास। और हम देख पाते हैं कि मुन्नी तो पूरी तरह से बुढ़ी हो गई होती है। और तब मुंजा तो मुन्नी को देखने के बाद इसके मन में तो सितारे बज उड़ जाते हैं। इसको तो मजा ही आ जाता है मुन्नी को देखने के बाद। ये दोनों जा रहे होते हैं, तब यहाँ पे बेला आ जाती है। और तब बेला तो बिट्टू को अंदर की ओर खींच के ले जाती है चाय पिलाने के लिए। ये दोनों बातें कर रही होते हैं, तब बिट्टू मुंजा को दिख पाता है, जो कि मुंजा तो उस बुढ़िया को छोड़ बेला के ऊपर नजर गड़ाने में लग जाता है। बिट्टू दिख पाता है कि मुंजा तो बेला को घूर घूर के देख रहा होता है। और बिट्टू तो बेला को मुंजा से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मुंजा तो हरामी निकलता है। ये मुंजा ठरकपन की हद ही पार कर देता है। और फिर दिख पाते हैं कि ये दोनों जैसे तैसे करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे ये मुंजा तो इन दोनों से बोलता है कि मुझे वो बुढ़िया नहीं चाहिए, मुझे तो बेला चाहिए, मुझे बेला ला के दो, मैं उसको मार के उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये सब सुनने के बाद इन दोनों को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये दोनों करें तो क्या करें। और कुछ रास्ता ढूंढने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं एक पादरी के पास, जो कि पादरी तो इंसानों के अंदर भूत को भगाने की काम करता है। बिट्टू इस पादरी के साथ बातें करने के बाद बिट्टू को पता चलता है कि ये पादरी किसी काम का नहीं है। और यहाँ से बिट्टू जाने की कोशिश कर रहा होता है, तब स्पीलबर्ग तो बिट्टू के पीठ पे बड़ा निशान को दिखाने के बाद ये पादरी को समझ आ जाता है कि ये काम तो मुंजा का ही है। मुंजा नाम से पुकारने के बाद बिट्टू रुक जाता है, पर बिट्टू को तो यह समझ नहीं आ रहा होता है कि इस पादरी को मुंजा के बारे में कैसे पता है। और ये पूछने पर ये पादरी इन दोनों को बताने लग जाता है कि वो मुंजा के बारे में पढ़ा है और 2 या 3 मुंजा को भी मारा है। और इन दोनों को बताने लग जाता है कि किसी ब्राह्मण लड़के की अपने मुंडन के 10 दिन पूरे हो जाने से पहले ही अगर उसकी मौत हो जाए तो
वो एक ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो जाता है और उस ब्रह्म राक्षस को बोलते हैं मुंजा। मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को दिखता है और अगर किसी के पीछे पड़ गया तो उसकी जीना हराम कर देता है। उसको पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से परेशान और डराने लग जाता है। पूरा ना हुई जरूरतों को उसके माध्यम से पूरा करवाने की कोशिश करने लग जाता है। उसके बाद ये पादरी तो इन दोनों को बताने लग जाता है कि अगर तुम्हें मुंजा को हमेशा के लिए खत्म करना हो तो मेरे पास एक उपाय है। शास्त्रीय नियम के हिसाब से उसको शादी करने से पहले एक फिजिकल फॉर्म में आना पड़ेगा और इसलिए उसे बकरे के अंदर जाना पड़ता है और एक निशान को दिखाता है, जो कि ये निशान बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इस निशान को बकरे के ऊपर बना देने से और फिर मुंजा के परिवार के किसी सदस्य की खून को इस बकरे के ऊपर डाल दिया जाए तो मुंजा इस बकरे के अंदर आ जाता है और बताने लग जाता है कि जैसे ही बकरे के अंदर मुंजा घुस जाता है वैसे ही उस बकरे को काट के जान से मार दिया जाए तो मुंजा भी खत्म हो जाएगा। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों बेला को समझा बुझा के पटाने की कोशिश करते हैं कि इसको गांव ले जाके मुंजा के साथ शादी करने के बहाने मुंजा को मारेंगे। ये दोनों बेला को एक आर्ट शूट करने के लिए बोलते हैं, जो कि झूठ बोलते हैं और तब बेला तो मान जाती है, गाँव की ओर जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद ये सारे के सारे मजे में हंसते मुस्कुराते हुए गाँव की ओर जाने लग जाते हैं और यहाँ पे देख पाते हैं कि ये पादरी भी जाता है उन सब की हेल्प करने के लिए। लेकिन ये पादरी तो आधे रास्ते में उतर जाता है क्योंकि ये अगर इनके साथ जाएगा तो मुंजा को शक हो जाएगा। लेकिन ये बोलता है कि मैं तुम सबके टच में रहूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। उसके बाद देख पाते हैं कि ये सब घर में पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों बीच में होते हैं तो बेला बिट्टू को बताने लग जाती है कि कुवाना मुझे लंदन ले जाने के लिए बोल रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे क्लासेस को छोड़ के मुझे लंदन नहीं जाना है। और बेला तो क्यूबा के साथ ब्रेकअप करने के लिए फोन करने जा रही होती है, तब वो देख पाते हैं कि क्यूबा तो उसके सामने आ जाता है और इसको प्रपोज करते हुए बोलने लग जाता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे क्लासेस छोड़ के मेरे साथ लंदन जाने की जरूरत नहीं। ये क्यूबा तो इसका सपोर्ट करने लग जाता है। ये सारे बातें सुनने के बाद बेला तो फिर से पिघल जाती है और क्यूबा के साथ फिर से रिलेशन में आ जाती है और यहाँ पे तो बिट्टू का दिल फिर से टूट जाता है। ये फिरंगी हरामी फिर से लड़की को लेके चला जाता है। बिट्टू इन दोनों के ऊपर नजर गड़ा के देखने में लगा होता है कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। तब शाम ढलने लग जाता है और यहाँ पे ये मुंजा आ जाता है। बिट्टू के पीठ पे ये मुंजा आने के बाद बिट्टू से पूछता है कि ये आदमी कौन है जो बेला के साथ है। ये दोनों मीठी मीठी बातें कर रही होती हैं। तब दिख पाते हैं कि मुंजा तो इसको पकड़ के घसीट के जंगल की ओर लेके जाता है और फिर सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि इसको तो अस्पताल लेके आ जाते हैं, जो कि इसकी हालत तो पूरी तरह से खराब है। तो डॉक्टर तो इन तीनों को बताने की पूरी कोशिश करने लग जाता है कि उसके तो 2 अखरोट गए, मतलब कि उसके 2 टेस्टिकल्स को कुत्ते चबा के खा गए। ये डॉक्टर भी पूरी तरह से हैरान कि वो जंगली कुत्ते इसके 2 अखरोट को आखिर कैसे चबा के खा गए। ये सुनने के बाद तो बेला पूरी तरह से हैरान। सीन चेंज होने के बाद हम दिख पाते हैं कि इन दोनों के सामने ये मुंजा होता है और बोलने लग जाता है कि मुझे बेला चाहिए, मुझे जल्दी बेला से शादी करनी है। और तब यहाँ पे रुक्कू आ जाने के बाद ये भी मुंजा को दिख पाती है, ये भी मुंजा को देख सकती है। उसके बाद ये तीनों तो शादी की प्लानिंग करने लग जाते हैं। छुपते छुपाते हुए देसी दारू खरीदने के बाद नारियल पानी की जगह पे ये दारू को डाल देते हैं और बेला को पिला देते हैं। और बेला तो देसी दारू पीने के बाद ये पूरी तरह से नशे में आ जाती है, इसको तो बिल्कुल होश नहीं रहता। और ये दोनों तो एक बकरे को चुरा के ले जाते हैं और फिर रात हो जाने के बाद ये सब चिटुक बाड़ी की ओर जाने लग जाते हैं। इस पादरी को फोन करने के बाद ये पादरी तो इन सबको बताने लग जाता है कि तुम जब बकरी के सर पे वो निशान बनाने के बाद बकरे के अंदर मुंजा घुस जाए तो तुरंत बकरे की सर को काट के मुंजा को मार देना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर वो निशान दूसरे पे आ गई तो तुम गए, अगर ये निशान दूसरे पे आ गई तो मुंजा उस बकरे से ये इंसान पे आ जाएगी। चिटुक बाड़ी पहुंचने के बाद बिट्टू तो अपने खून से बकरे के ऊपर ये निशान बना देता है और फिर मुंजा तो इस बकरे के अंदर घुस जाता है और बकरा तो नीचे लेटा पड़ा हुआ होता है। तब ये सब तो बकरे को पकड़ लेते हैं और इस बकरे को काट के मुंजा को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब मुंजा तो जान पाता है कि ये सब तो दोगले निकले, ये सब रिश्तेदारों के नाम पे कलंक हैं, ये सब बकरे को काटने जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे बेला तो नशे में होने की वजह से इस बकरे को पकड़ लेती है और कैसे पता नहीं अनजाने से शायद ये निशान बेला के माथे पे आ जाने के बाद मुंजा तो बकरी से बेला के अंदर घुस जाता है
और बेला तो बकरे के अंदर घुस जाती है। उसके बाद तो बेला इन सबको कुत्तों की तरह घुमा घुमा के मारने लग जाती है, सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लग जाती है। तब ये तीनों तो बकरी को पकड़ के गाँव की ओर जाने लग जाते हैं और ये जान पाता है कि उन सब के प्लान तो फेल हो गया। ये जानने के बाद तो ये तुरंत घर की ओर जाने लग जाता है। और यहाँ पे देख पाते हैं कि बल्लू तो इन सब को पाने के बाद इस बकरी को लेके जाता है, जो कि इस बकरी के अंदर बेला है। ये तीनों बिट्टू की माँ से बोलने लग जाते हैं कि बिल्लू काका ने तो हमारे बकरे को ले गए और बिट्टू को मारा, माँ बहन की गाली भी दी। बिट्टू की माँ को ये तीनों भड़का के बकरी को वापस लाने के लिए बोलने लग जाते हैं। ये सब जारी होते हैं तब यहाँ पे मुंजा आ जाता है, जो कि मुंजा बेला के शरीर के अंदर है। और तब बिट्टू की माँ जान पाती है कि बेला के अंदर तो मुंजा है, जो कि वो एक ब्रह्म राक्षस है। ये सारे के सारे डर के मारे अंधाधुंध इधर उधर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब ये मुंजा तो इन दोनों को मारने ही वाला होता है। तब यहाँ पे ये पादरी आ जाता है और इसको तो कैद कर लेता है, और अगर ये इस कैद से बाहर निकलेगा तो फूट के मर जाएगा। उसके बाद तो ये सब बल्लू के सामने आने के बाद बल्लू को पूछते हैं कि वो बकरा कहाँ गया। जवाब में बल्लू तो इन सबको बताता है कि बकरे को तो मैंने खा लिया, पूरा बकरे को मैंने खा लिया। और बकरी को खाने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि रुक्कू और स्पिलबर्ग इस मुंजा के सामने होते हैं। और तब स्पिलबर्ग तो कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ये सुसु करने में लगा होता है। तब वो किसी बकरे की आवाज को सुन पाता है, जो कि बकरी तो बेला बेला बोल के चिल्ला रही होती है। और यहाँ पे रुक्कू देख पाती है कि ये तो रो रही है। इसको ऐसा लग रहा होता है कि ये बेला के अंदर से तो वो मुंजा भाग गया, और ये इसीलिए घेरे के अंदर आने के बाद ये मुंजा तो इसको पकड़ लेता है। और फिर ये तो इनके सामने भी आ जाता है और ये मुंजा तो बिट्टू के ऊपर हमला करने लग जाता है। तब ये पादरी तो बताने लग जाता है कि हम बेला को फिर से वापस ला सकते हैं, अगर इसने पूरी बकरी खा लिया तो इसके अंदर बेला की आत्मा होगी। और ये पादरी तो इसके माथे पे भी वो निशान बना देता है, और इसके माथे पे जैसे ही निशान बन जाता है वैसे ही हम देख पाते हैं कि ये स्पिलबर्ग तो इस बकरी को लेके आ जाता है, जो कि इस बकरी के अंदर बेला की आत्मा है, ना कि इसके अंदर। उसके बाद तो हम देख पाते हैं कि बेला से मुंजा बाहर निकाल के इसके अंदर घुस जाता है। बेला ठीक हो जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होता, इसके अंदर मुंजा घुस जाता है। उसके बाद तो ये घुमा घुमा के सबकी धुलाई करने लग जाता है। ये दोनों चिटुक बाड़ी की ओर जा रहे होते हैं, तब इनके सामने तो ये मुंजा आ जाता है और बिट्टू की हालात खराब कर देता है और बेला को पकड़ के चिटुक बाड़ी की ओर चला जाता है। और तब यहाँ पे दादी की आत्मा आने के बाद बिट्टू को मोटिवेट करते हुए दादी बिट्टू को बताने लग जाती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम उठो और उस मुंजा को मारो, तुम उसको मार सकते हो। ये यहाँ पे बेला को काट के जान से मारने की पोज में होता है। तो यहाँ पे बिट्टू ये छड़ी पकड़ के आ जाता है और मुंजा को चिल्ला के बोलता है कि छोड़ दे उसे। ये सुनने के बाद ये मुंजा तो डर जाता है और बेला को छोड़ देता है। बिट्टू फिर से चिल्ला के बोलता है कि छोड़ दे उसे, और तब मुंजा तो बोलता है कि छोड़ तो दिया और कितना छोड़ूं। उसके बाद तो इन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है। ये मुंजा बेला को मारता है तो बेला मुंजा को छड़ी से मारता है, लेकिन ये तो चालाकी से बिट्टू को सुला के इसके गर्दन को पकड़ के बिट्टू को जान से मारने जा रहा होता है। तो बेला भी इसको मारती है, लेकिन ये तो पूरे गुस्से में आ जाता है और बेला की टेंट को दबा के बेला को भी जान से मारने में लगा होता है। तो यहाँ पे बिट्टू तो मुंजा को छड़ी से बुरी तरह से मारने में लगा होता है, मार मार के इसकी हालत खराब करने लग जाता है। लेकिन फिर भी ये तो बिट्टू की गर्दन पकड़ के बिट्टू को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम देख पाते हैं कि इसके पीठ पे बिट्टू मार के ये निशान बना दिया होता है, और इसी तरह के निशान पेड़ पे भी है, और इसी की वजह से ये मुंजा पेड़ के अंदर फिर से चला जाता है। और तब इसकी होश आ जाने के बाद इसके डर के मारे फट के चार ये तुरंत यहाँ से तोड़ के पतली गाली पकड़ के भाग जाता है। ये दोनों भी जा रहे होते हैं। तब देख पाते हैं कि यहाँ पे ये मुंजा तो इन दोनों को फिर से मारने की कोशिश करने लग जाता है, और बिट्टू को तो पकड़ के उसकी ओर खींच के ले जाता है मारने के लिए। और तब यहाँ पे देख पाते हैं कि बेला तो मुंजा के ऊपर पेट्रोल डाल देती है और फिर जला देती है, पेड़ को पूरी तरह से जला देती है, और पेड़ तो पूरी तरह से जल जाने की वजह से मुंजा भी खत्म हो जाता है। वो मुंजा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, और यहाँ पे बिट्टू तो बेला के सामने आने के बाद बिट्टू जान पाता है कि बेला तो जुम्बा सीखने के लिए ब्राजील जाने की तैयारी कर रही होती है। ये जानने के बाद तो बिट्टू बेला को प्रपोज करता है, लेकिन बिट्टू तो बेला को ब्राजील जाने से रोकता नहीं, बोलता है कि तुम ब्राजील जाओ और जुम्बा सीखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं कि टोकूंगा नहीं। इतना बोल के गाले मिलने के बाद
चला जाता है और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी गुजारने लग जाता है। और बेला की फोटोज को देख बेला को याद करने भी लग जाता है। ये सारे के सारे दोस्त मिलके पूरे इंजॉय करने में लगे होते हैं। इनको और कोई टेंशन नहीं होता। इन सबको तो मुंजा से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई, ऐसा इन सबको लग रहा होता है, लेकिन रियलिटी तो और कुछ होता है। बिट्टू को फिर से मुंजा की आवाज़ सुनाई देती है। इसको विजन्स आने लग जाते हैं कि कुछ लोग मिलके इस पेड़ को काट रहे हैं और इसी की वजह से मुंजा तो शायद आज़ाद हो गया, लेकिन इसके लिए भी बिट्टू तो तैयार है। और इसी के साथ ये फिल्म तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना।